डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। पहला चैप्टर है भारत और विश्व। इसमें आइए सीखे में लिखा है इतिहास का तीनों कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा है यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। अगला पॉइंट लिखा है अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं चारों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। लिखा है आगे, बच्चों क्लास 6 में आपने प्राचीन काल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन करा। क्लास 6 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राचीन काल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन। अब क्लास 7th में आप मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। उसमें पहला भाग था 6th क्लास में कि आपने प्राचीन भारत का इतिहास, मोहनजोदड़ो, आदि मानव, सिंधु घाटी की सभ्यता, इस बारे में पढ़ा था। क्लास 7th में मध्यकाल का इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। जो कक्षा 8 आएगी, कक्षा 8 में आप आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। मध्यकाल के इतिहास में मुगल काल के बारे में चर्चा होती है। पूरे मुगल काल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत यहीं से पहले चैप्टर से कुछ हो जाती है। आगे लिखा है सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के बारे में बताया। प्राचीन काल के बारे में आदि मानव के बारे में पढ़ा, सिक्कों के बारे में जानकारी ली, ताम्रपत्र, ताड़ वृक्ष, भोज वृक्ष या फिर भोजपत्र, इनके बारे में जानकारी ली। मध्यकाल के बारे में हम इस पुस्तक में हमें पढ़ना है। मुगल काल के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, सारे राजा महाराजाओं के बारे में। और जो आधुनिक काल है उसमें किस तरह से देश को स्वतंत्रता मिली, 1857 का विशेष संग्राम और उसके बाद के कुछ जो सुधार, इस में चर्चा होती है। यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चली, किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती है, उसमें जो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन आते हैं, जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, तब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। किसी देश, स्थान या विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चली, उससे जो परिवर्तन आए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या सामाजिक हो, जो पहले की स्थिति को बदल दे, मतलब जो पहले हुआ उसको चेंज कर दे पूरी तरह से, तब उसके बाद होता है एक नए काल का आरंभ। इसको संक्षेप में लिखा है, इतिहास का तीनों कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियां हैं। इतिहास का तीनों कालों में विभाजन, हम आदि मानव से, मतलब पुराने काल में क्या होता था कि जो मनुष्य थे वो बहुत तरह के खोज करता था, पत्थर को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न करना, इस तरह के। अब उस दौर से आगे बढ़कर हम आए तो यही परिवर्तन हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुआ? विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक ही समय हुए हो, यह कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जो सारे परिवर्तन हैं वो एक ही समय में हुए हो सकता है कहीं परिवर्तन पहले हो गया हो और कहीं परिवर्तन बाद में हुआ हो। भारत में मध्यकाल का आरंभ सामान्यतः 8वीं शताब्दी से माना जाता है।
पहले का इतिहास अगर देखेंगे तो वो प्राचीन काल में होगा। अगर बाद का जो इतिहास हुआ मतलब मध्यकाल जो आया वो 8th सेंचुरी मतलब कि 8वीं शताब्दी से माना गया, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से ही हो गया। मतलब यूरोप में जो मध्यकाल आया वो पहले आया, भारत में जो मध्यकाल आया वो बाद में आया। आगे देखते हैं हम। भारत के मध्यकाल को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। भारत का जो मध्यकाल था उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसकी अवधि है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल मतलब 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। पहला भाग आया 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, दूसरा भाग आया 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक नए अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। परिणाम ये हुआ कि समाज में परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। विभिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है क्योंकि ऐसे अनेक साधन तथा स्रोत उपलब्ध हैं जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। क्या लिखा है कि 2 भागों में इसको विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल जिसकी अवधि है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। अनुयायी मतलब होता है जो उस धर्म को लगातार मानते जा रहे हैं और उसके बाद के लोग भी उसी धर्म को निरंतर मान रहे हैं। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। वर्तमान समय में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका विकास जो हुआ इसी समय में हुआ। इस प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। इसमें क्या हुए, विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी हुए लोकप्रिय और खाद्य पदार्थ। इस काल के जो संबंध में हमारा ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत मिलते हैं हमें जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी दें। आगे लिखा है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या हैं? स्मरण होगा कि प्राचीन काल का जो इतिहास है उसे जानने के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक और पुरातात्विक। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के 2 साधन हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में सहायता देते हैं। पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों में अभिलेखों तथा ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होता है। मध्यकाल का इतिहास जानने में सहायता ऐसे होती है, पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों के अभिलेखों तथा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए गए लेख, इनसे हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। 13वीं शताब्दी में कागज का उपयोग शुरू हुआ था। उन पर लिखी गई जानकारी तत्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत बताती है। 13वीं शताब्दी में कागज का उपयोग हुआ था शुरू। सबसे पहले कागज का उपयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। उन पर जो जानकारी लिखी गई उनसे तत्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत मतलब वो जीवन किस तरह से जीते थे, उनके विभिन्न कार्य, राज्य विस्तार आदि प्रमाणिक स्रोत के रूप में प्रयोग हुए हैं और उनसे हमें जानकारी मिली है। इस काल में तुर्क आक्रमणकारियों के कुछ विदेशी लेखक भी भारत आए। उन्होंने क्या करा,
सुल्तानों और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा। इनमें इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी, वर्नी, निकोलो कोटी, अब्दुल रज्जाक, वर्नियर और टैवर्नियर प्रमुख हैं। क्या हुआ था? तुर्क आक्रमणकारी, मतलब वो आक्रमणकारी जिन्होंने तुर्क से आक्रमण करा, और कुछ विदेशी लेखक भारत आए थे, उन्होंने सुल्तान और मुगल साम्राज्य के विषय में लिखा।